नमस्कार दोस्तों, आश्रम परिवार में आपका स्वागत है। देखो, आज हम जूनियर अकाउंटेंट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो लेके आए हैं। जूनियर अकाउंटेंट में जो विगत जो 9 साल बाद में जो 9 साल पहले जो एग्ज़ाम लगी थी उसका जो पेपर लेके आए हैं। जो एक एग्ज़ाम कैंसिल हो गई थी, उसके बाद में जो 2016 में जो एग्ज़ाम लगी थी उसका हम 2016 का पेपर लेके आए। ये पेपर लाने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो बच्चे जो आने वाले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि कैसे क्वेश्चन पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं और उसका आधार बना के हम आगे की तैयारी करेंगे। इससे आपको अध्ययन में भी फायदा होगा और आपके जो आगे जो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि हमें कैसे क्या पढ़ना है, कितना मैटर पढ़ना चाहिए, कितना नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हम इसी कड़ी में ज़्यादा समय न लेते हुए आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ गया होगा, देखिए आप इसको पढ़ते हैं। अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व जिसका अनुमान के एक सारवान मात्रा लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है को जाना जाता है। ठीक है, आप इस पे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए कि अनिश्चित राशि का वर्तमान दायित्व यानी कोई निश्चित नहीं है राशि कि कितनी राशि है, क्या है, जिसका वर्तमान दायित्व है, जिसका वर्तमान दायित्व है, जिसको अनुमान एक सारवान मात्रा को लगाकर विश्वसनीय तौर पर मापा जा सकता है। ठीक है, तो आप टिक लगा लो एक बार थोड़ा सा कि किस किस पे मेन इंपॉर्टेंट क्या है। बच्चों को अपन को देखना क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन 70% अपन को देखना होता है, मेन इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स क्या होते हैं वो देखना है। तो पहले का आंसर अपन ने देखा कि इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, अपन को ऑप्शन कैसे काटने हैं वो अपन को सीखना है। देखिए, पहला ऑप्शन है अपना आयोजन, दूसरा है दायित्व है, तीसरा है संयोगिक दायित्व है, चौथा है स्थगित दायित्व है। इसको इंग्लिश में भी देखो, प्रोविजंस है, लाइबिलिटीज है, कंटीजेंसी लाइबिलिटीज है और डेफर्ड लाइबिलिटीज है। इनको चारों को समझेंगे। देखो, प्रोविजंस क्या होते हैं, दायित्व क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दायित्व क्या होता है। दायित्व क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम, जैसे मान लो किसी को अपन ने क्या करा कि अपन ने परचेज किया और उसको पैसे नहीं चुकाए। मान लो बैंक से अपन पैसे लिए आए और उसको पैसे नहीं दे के आए, तो वो अपना दायित्व बन गया, पैसे देने हैं ना भाई। किसी माल, जैसे माल उधार लेके आए अपन, जैसे मान लो 5,000 रुपये का मोहन से माल खरीदा, उधार खरीदा, तो अपना दायित्व बन गया। आज नहीं तो कल पैसा देना है, तो ये दायित्व हो गया। यानी निश्चित राशि हो गई और एक निश्चित एक व्यक्ति हो गया, इसको बोलते हैं अपन दायित्व। संयोगी दायित्व, कंटीजेंसी लायबिलिटीज। देखो, कंटीजेंसी लायबिलिटीज क्या होती है, इसको समझने की जरूरत है। कंटीजेंसी लायबिलिटीज जैसे आपका बिजनेस है और बिजनेस में क्या हो गया कि आपको मान लो किसी उपभोक्ता ने ऊपर केस कर दिया। मान लो आप सपोज दैट आप कुरकुरे का बिजनेस करते हो और वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे कि उसमें आपके डिफेक्टिव फीस निकला है, उसमें कुछ ऐसा निकला है, या फिर मान लो सपोज दैट आपके कंपनी के ऊपर किसी ने केस कर दिया, तो वो केस आपने वकील किया, आपको उपभोक्ता वकील करेगा। अब दोनों वकील जाएंगे कोर्ट में, केस लड़ेंगे, तो वो केस आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो। तो ऐसे दायित्व है जो आपको पता नहीं है कि वो बनेंगे, जो आपको पता नहीं है कि वो हो भी सकते हैं। आपके देखो, केस पक्ष में भी आ सकता है और केस विपक्ष में भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे दायित्व को क्या बोलते हैं, कंटीजेंसी लायबिलिटीज। ठीक है, तीसरा अपन देख रहे हैं स्थगित यानी डेफर्ड लायबिलिटी। डेफर्ड लायबिलिटीज क्या होती है कि ऐसे दायित्व जिसको अपन को फ्यूचर में चुकाना हो। जैसे सपोज दैट, जैसे अपन कभी टैक्स है, तो टैक्स क्या होता है कि इस साल नहीं चुकाया, अगले साल चुकाएंगे। तो ऐसी कोई चीज जिसको एक साल से दूसरे साल पे स्थगित किया जाता है उसे बोलते हैं ऐसे दायित्व है जिनको अपन को अगले साल चुकाना होता है, उसे बोलते हैं स्थगित यानी डेफर्ड लायबिलिटीज। ठीक है, तो इसको और आयोजन। अब पहले ऑप्शन में आते हैं वापस, आयोजन। प्रोविजंस, प्रोविजंस क्या होते हैं, ऐसे दायित्व जिनको निश्चित ही नहीं है, आयोजन बनाते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट, आयोजन कैसे बनाते हैं, आयोजन ऐसे बनाते हैं, ये आयोजन बनते हैं डेटर्स पे। किसे बनते हैं, डेटर्स पे। डेटर्स क्या होते हैं, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा। अब जैसे मान लो सपोज दैट 5,000 रुपये का अपन उधार माल बेचा, तो उसमें से ऐसे मान के चलते हैं डेटर्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। मान लो अपने बिजनेस में, मान लो अपन बिजनेस है तो 500 डेटर्स हो गए। तो कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उसमें पैसे अपन को नहीं चुका पाते, तो उसके ऊपर अपन मान के चलते हैं कि 2 डेटर्स डूब जाएंगे, तो उसे बोलते हैं अनिश्चित राशि। यानी वो निश्चित नहीं है, डूब भी सकते हैं और नहीं भी डूबे, तो उसे बोलते हैं अपन आयोजन। तो पहले का अपन को जो आंसर होगा वो क्या बोलेगा, आयोजन। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रोविजंस। दूसरा आ जाइए आप दूसरे क्वेश्चन पे, एक बैंक समाधान विवरण होता है। एक बैंक समाधान विवरण होता है। ठीक है, अब एक बैंक समाधान विवरण क्या होता है कि रोकड़ बही का एक भाग, बैंक खाते का एक भाग, वित्तीय विवरणों का एक भाग। देखो, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, बैंक समाधान का मतलब ये होता है कि जैसे एक खाता आप रखते हो, एक बैंक रखता है, आप पैसे निकलाते हो, एक पैसे वो बैंक की तरफ से निकलते हैं, पैसे एक ही है, आपके ही पैसे हैं। ठीक है, आप देखने जैसे होगा कि आप कभी किसी वस्तु का पेमेंट करते हो, आप कभी चाय का पेमेंट करते हो, आप किसी का, आजकल तो आपको पता है फ़ोन पे पेटीएम वगैरह चल रहे हैं, तो आपने देखा होगा मोबाइल मैसेज आते थे, कभी आप किसी दोस्त ने आपके पास पैसे डाले,
तो कभी आपने देखा होगा, कभी क्रेडिट का मैसेज आ रहा है, कभी डेबिट का मैसेज आ रहा है। अब किसी को तो समझ में नहीं आ रहा कि अरे डेबिट क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। तो वो होता है बैंक संबंधा विवरण, यानी सपोज दैट आपके पास 50,000 रुपये थे। अब बैंक में 50,000 रुपये थे तो आपने भी एंट्री कर रहे हो, आपका भी खाते में चल रही है और उधर बैंक भी कर रहा है। अब आपके मान लो सपोज दैट बैंक के खाते में जब 31 मार्च आई, खाते बनाओगे आप, जब बैंक का खाता आप ढूंढोगे, कैश बुक आती है, आप कैश बुक में बैंक का खाता बनेगा। कैश बुक में 3 कॉलम बनती है, आपको पता ही है। जैसे सपोज दैट उसमें आता है पहला कैश का, फिर बैंक का और फिर डिस्काउंट का। डिस्काउंट का कोई सेंस भी नहीं निकलता, 2 के सेंस आते हैं हमेशा, कैश का और बैंक का। अब आपके बैंक में मान लो बोल रहा है 50,000 और आपके बैंक खाते में बोल रहा है 50,000 और उस वहाँ पे बैंक की पासबुक, बैंक वाला क्या रखेगा, पासबुक, उसकी बैंक के पासबुक में बोल रहा है 40,000, तो 10,000 का अंतर आ गया। तो उसे ही बोलते हैं बैंक समाधान विवरण, कि वो डिफरेंट आ रहा है। तो वो बोल रहा है कि ये बैंक समाधान विवरण होता है वो किसका भाग है। तो ना तो एक रोकड़ बही का एक भाग है, ये उसका भी भाग नहीं है। बैंक खाते का एक भाग है, उसका भी भाग नहीं है। वित्तीय विवरण का एक भाग है, ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आंसर आएगा इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब एक तीसरा प्रश्न आप देखेंगे कि एक बैंक समाधान विवरण किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बैंक समाधान विवरण जो किसकी सहायता से तैयार किया जाता है। देखो मैंने क्या बोला, बैंक क्या रखता है, पासबुक, अपन क्या रखते हैं, कैश बुक। तो बैंक की क्या हो गई, पासबुक। पहला ऑप्शन पढ़ो आप, पासबुक तथा रोकड़ बही के बैंक खाने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, पासबुक तथा रोकड़ बही के रोकड़ खाने, ठीक है। रोकड़, तीसरा ऑप्शन पढ़ेंगे आप, रोकड़ बही का रोकड़ खाना, रोकड़ बही का बैंक खाना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आप देखो मैंने क्या बोला, बैंक क्या रखता है, पासबुक, अपन क्या रखते हैं, रोकड़ बही का बैंक खाना। देखो आप जब रोकड़ बही बनाओगे तो उसमें मैंने क्या बोला, जब आप लिखोगे ऊपर ऊपर केस बुक, ठीक है, उसमें क्या होता है, पहले तो पर्टिकुलर, फिर आप केस का कॉलम बनाओगे, फिर बैंक का कॉलम बनाओगे, वैसे ही सीआर पक्ष में हो जाएगा, ठीक है। तो पासबुक तो है ही बैंक के पास, अपन उधर रोकड़ बही का बैंक खाना, यानी जो केस बुक ऊपर ऊपर तो क्या लिखा अपन ने, केस बुक, उसका रोकड़ बही का बैंक खाना, ठीक है। तो रोकड़ बही का बैंक खाना ये होता है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, रोकड़ बही का बैंक खाना, ठीक है। ये आपको चीज अच्छी तरह समझ में आ गई। और अपन जैसे जैसे अध्ययन करेंगे, क्लास लेंगे, उसमें बेटर तरीके से पूरा बैंक रजिस्ट्रेशन बिल्कुल 0 लेवल से समझाएंगे आपको, नो टेंशन, ठीक है। चौथा ऑप्शन प्रैक्टिकल है। कुछ बच्चे साइंस और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो उनको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये कैसे हो सोल्व होगा। धीरे धीरे और क्लास इसकी विरिप लेंगे और समझाएंगे। अभी आप इतना समझो कि एक्चुअली में ये सोल्व कैसे हो रहा है, आपको धीरे धीरे क्लासें लोगे तो उसे बेटर समझ में आ जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल भी इसकी अलग से क्लासें रहेगी। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिए। देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 3 लाख, सेल्स दे रखी कितनी 15 लाख, और सकल प्रॉफिट यानी इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट पर 25%। ये ध्यान देने की इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्या बोलना चाह रहा है, ऑन कॉस्ट कितना बोलना चाह रहा है, 25%, ठीक है। परचेज कितने दे रखी है 18 लाख, और ये अंतिम स्टॉक कैलकुलेशन करवा रहा है, यानी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन करवा रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे सिंपल तरीका देखो क्या होता है, सबसे देखिए एक इसमें कॉस्ट पे चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट पे कैसे निकालते हैं। अब इसको समझिए थोड़ा बहुत, इसको समझेंगे आप तो कैसे होगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे देखिए आप, इस पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट पे है, कॉस्ट चलता है और सेल्स चलता है, ठीक है। अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कितना है 25%, यानी 25% का मतलब है 1/4, और सेल्स हो जाएगा 1/5। कैसे होगा सर, हमेशा ध्यान रखना, सेल्स हमेशा ज़्यादा होगी और कॉस्ट हमेशा कम होगी। क्यों होगी सर, क्योंकि कॉस्ट में हमेशा प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो मैंने क्या बोला, अगर कॉस्ट कितनी है 1/4, तो प्रॉफिट सेल्स कितनी होगी 1/5। सपोज दैट कॉस्ट कितनी है 1/3, तो सेल्स कितनी होगी 1/4, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें अपन को क्वेश्चन में कितना दे रखा है, इसमें सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है 15 लाख। कितनी दे रखी है 15 लाख, 15 लाख। अब 15 लाख का अपन सेल्स पे 1 इसका जीपी निकाल लेंगे। इसमें जीपी कितना शामिल 1/5, तो कितना हो गया जीपी, यानी ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 3 लाख। कितना आ गया 3 लाख, ठीक है। ये अपना ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अपन को क्या क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, क्या निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। तो देखो सबसे सिंपल बात है, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं अपन नॉर्मली, ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट आपको नॉर्मल पता है क्या क्या आता है। यहाँ पे अपन सबसे पहले एक नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक बाई, मैं प्रोफॉर्मा बता रहा हूँ, सेल्स और बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। और इधर आता है ओपनिंग स्टॉक आ गया,
परचेज आ गया और डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ गया और क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, राइट। ठीक है, ये आ गया, दोनों योग बराबर होना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो जो चीज़ दे रखी है वे वैसे वैसे लिख लो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक आ गया इसमें अपने कितना दे रखा है 3 लाख, परचेज दे रखा है इसमें कितना 18 लाख। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं दे रखा हो तो। ग्रॉस प्रॉफिट अपने निकाला था कितना 3 लाख, 3 लाख निकाला था। सेल्स अपने को इतनी दे रखी है, इसमें देखिए आप 15 लाख। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। देखो ये चीज़ें हैं पूरी, इसको जोड़ लो, कितना हो गया 3 लाख, कितनी ओपनिंग स्टॉक 3 लाख है, ये कितना है परचेज कितना है 18 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 3 लाख, तो टोटल कितना हो गया 24 लाख। 24 लाख, तो इधर भी 24 लाख आना चाहिए, दोनों साइड का बराबर होना चाहिए ना। तो सेल्स अब इधर इधर क्या है, सेल्स कितना है 15 लाख, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया 9 लाख, माइनस निकाल देंगे इसमें से, तो 9 लाख हो गया इसका। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 लाख। ठीक है, इसको और तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं इसलिए मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के सिखाया। ठीक है, इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होगी। निम्न में से कौन सी अशुद्धि तलपट द्वारा प्रकट होगी। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था बाद में। क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन थे वो थे ही नहीं। क्योंकि इसमें देखो क्षतिपूर्ति की अशुद्धि, क्षतिपूर्ति का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज दैट अपन ने राम को माल बेचा तो गलती से मोहन का नाम लिखा गया, तो हो गया ना भाई, पता थोड़ी चलेगा राम को बेचा से मोहन का बेचा, बात तो माल तो बेचा ही बेचा। तो ये क्षतिपूर्ति की अशुद्धि, लेखन की अशुद्धि, मान लो लिखना ही भूल गई, कुछ लिखना ही भूल गए, भूल की अशुद्धि जो बिल्कुल ही भूल गए, किसी को माल बेच के ही भूल गए, किसी से पैसे लेके ही भूल गए, तो वो भी एक अशुद्धि होती है। सैद्धांतिक अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि समझने की अशुद्धि है, ये थोड़ा आप समझिए। सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या है कि नेचर ही चेंज हो जाता है खाते का, जैसे पर्सनल का रियल में, रियल का पर्सनल में, उसे बोलते हैं सैद्धांतिक अशुद्धि, राइट। तो इसको अपन काट देंगे क्योंकि आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया था। ठीक है, मैंने आपको लॉजिक दे दिया क्यों डिलीट कर दिया था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा संभावना है एग्जाम में पूछने की, आप इसे विशेष तौर से ध्यान रखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझिए आप। देखो, पुराने फर्नीचर को क्रय पर उसकी मरम्मत पर लगने वाले 1000 रुपये का डेबिट किया जाना चाहिए। देखिए पुराने फर्नीचर, सपोज दैट आप घर पे बैठे तो आपने सोचा कि यार मैं बिजनेस के लिए पुराना फर्नीचर लाता हूँ, नया फर्नीचर लाता हूँ। आप गए मार्केट में, आपको पुराना फर्नीचर मिल गया, तो अब आप उसे घर लेके आए, तो आपके लिए तो भाई वो सामने वाले के लिए होगा पुराना, अपने लिए तो क्या है वो नया फर्नीचर है। क्या है वो नया फर्नीचर, तो अब जो घर तक लाएंगे ना उसके जितने भी पैसे, वो अपने लिए नया ही हो गया पूरा। तो जितनी भी उसकी घर तक कॉस्ट आएगी, जितने भी उसको घर से लाए, किराया भाड़ा, घर तक जितना इंस्टॉलमेंट किया या बिजनेस तक जितना उसमें पैसे लगे, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, फर्नीचर की कॉस्ट बोलते हैं। तो जितना भी खर्चा होगा किस में शामिल होगा, फर्नीचर की कॉस्ट में। मैंने अब क्या बोला आपको, वो पूरा खर्चा ही किस में सम्मिलित होगा, वो उसके लिए पुराना है, अपने लिए तो वो नया है, जब तक बिजनेस में नहीं आ जाता। तो इसका पहला आंसर क्या होगा, फर्नीचर खाते में इसका आंसर हो जाएगा। देखो मैं आपको इसकी नेचर भी बता देता हूँ ब्रीफ में, पूरे 4 ऑप्शनों को समझेंगे। देखो फर्नीचर खाता मैंने बोला आपको, ये कौन सा होता है, रियल खाता। ठीक है, मरम्मत खाता ये होता है नॉमिनल खाता। ठीक है, रोकड़ खाता, देखो इसको विशेष तौर से ध्यान रखिए, रोकड़ खाता क्या होता है, रोकड़ खाता क्या होता है, रियल खाता। ठीक है, लेकिन आपको अगर बैंक पूछ ले तो, मैंने क्या बोला भाई, बैंक पूछ ले तो देखो बात समझिए, रोकड़ ये केस है और ये बैंक है, आप देखो आंखों में ये बैंक है, पैसे आपके ही हैं, पैसे आप देखो, केस इधर 2-2 हज़ार की गड्डी रखी हुई है, तो वो वस्तु है, वो क्या है वस्तु, तो वो केस हो गया, तो केस क्या हो गया आपका रियल खाता, रियल नेचर का खाता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। ठीक है, तो अब जैसे ये आप गए उस पैसे को जैसे आपने बैंक में जमा कराया तो बैंक डेबिट हो गया, तो बैंक में जैसे आपने जमा कराया तो अब ये पर्सनल अकाउंट बन गया, अब आपका पैसा किस में पहुंच गया, बैंक में। तो बैंक जितनी भी संस्थाएं हैं वो किस में होगी, बैंक में, तो बैंक आपका क्या हो गया पर्सनल खाता। तो आप इसे व्यक्तिगत खाता भी बोल सकते हैं, राइट। तो बैंक और कैश में डिफरेंस समझ में आ गया। फिर आपका चौथा ऑप्शन है लाभ हानि खाता। आपको पता ही है जिस भी अकाउंट से लाभ हानि निकलता हो वो किस प्रकार के खाते होते हैं, नॉमिनल खाते। जैसे फॉर एग्जांपल लाभ हानि ले लो, P&L प्रिपरेशन ले लो, रियलाइजेशन ले लो, जितने भी जिस खाते से अगर आपका लाभ हानि निकलता है वो सभी प्रकार के खाते नाम मात्र के खाते होते हैं। विशेष तौर से ध्यान रख लिया। एक विशेष तौर से आपको लाइन ध्यान रखना कि जितनी भी लाइबिलिटीज होती है, बैलेंस शीट आंखों में देखो, आप आंखों में देख के बहुत अच्छी स्टडी होती है, आप फील करो उस चीज को। बैलेंस शीट आंखों में देखो, इधर है लाइबिलिटीज, इधर है क्या असेट्स,
जितनी भी लाइबिलिटीज एनीवन कितनी भी लाइबिलिटीज होगी वो सभी किस नेचर की होगी, व्यक्तिगत नेचर की, यानी पर्सनल नेचर की। और जितनी भी असेट होगी या तो पर्सनल होगी या फिर रियल होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, फर्नीचर खाता। मैंने क्या बोला, फर्नीचर खाता क्यों होगा, क्योंकि अपने लिए वो नई चीज है, इसलिए उसके लिए होगी पुरानी, अपने लिए वो नई चीज है, तो वो इसी कॉस्ट में शामिल होगी, यानी फर्नीचर में ही वो कॉस्ट में शामिल हो जाएगी। उसकी हम छोटी मोटी रिपेयरिंग करवा रहे हैं। जैसे सपोज आप अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, आप गाड़ी लेने गए, अब गाड़ी लेने गए तो आप पुरानी गाड़ी 1,20,000 की ली, और अब भाई उसने बोलते भाई पुरानी है, अब वो स्टार्ट नहीं हो रही, तो आप उसको फिर बोलोगे कि भाई 5,000 उसको स्टार्ट होने में लग गए। फिर उसको बोले शीशा तोड़, भाई वो बेच रहा है, वो थोड़ी बोले शीशा टूट रहा है, भाई शीशा नया लगवाला है। तो अपन गाड़ी, अब घर वाले पूछ रहे भाई गाड़ी कितने की आई, 5,000 का शीशा लगवाला है। अब घर वाले पूछ रहे, घर वालों की थोड़ी बताएंगे 1,20,000 की आई, घर वालों कितने बताएंगे 1,30,000 की। तो अपनी गाड़ी कितने की आ गई 1,30,000 की। तो ऐसे ही फर्नीचर में पुराना फर्नीचर खरीद रहे हैं तो अपने लिए नया। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसमें ज्यादा टाइम लिया है। ठीक है, तो ये फर्नीचर खाता, और मैंने आपको सभी चारों ऑप्शन के नेचर बता दी। यहाँ से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। 7वां क्वेश्चन है, देखो सही कथन बताओ, सही कथन बताओ। इसमें से बताना है कि 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इसमें से सही कौन सा है। पढ़ते हैं। तलपट एक खाता है। देखो तलपट, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमको तलपट की विशेषता आनी चाहिए, क्योंकि तलपट के बारे में दिया गया है, तो अपन तलपट की विशेषता भी पढ़ेंगे, वेरी डिफरेंट पढ़ेंगे। अभी आप समझो कि तलपट एक खाता है, तलपट एक खाता नहीं है, तलपट एक सूची है। ठीक है, दूसरा ये गलत हो गया, अपन को सही ढूंढना है। दूसरा, तलपट व्यक्तिगत और वास्तविक खातों का शेषों की सूची है, ये भी गलत हो गया, क्योंकि तलपट में तीनों ही प्रकार के खाते आते हैं, रियल, नॉमिनल और कौन सा हो गया, पर्सनल। तीनों ही खातों के उसमें 3 खाते आते हैं। ठीक है, उसमें खर्चे भी आएंगे, संपत्ति भी आएंगे, दायित्व भी आएंगे, क्योंकि तलपट एक सूची है, सूची में तो सभी आते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तलपट खाता बही का सार नहीं है। ठीक है, तलपट खाता बही का सार नहीं है, ये क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि तलपट तो खाता बही का सार है, क्योंकि जो पूरा सूची है उसमें तो जब चाहे लाइबिलिटी हो, चाहे नॉमिनल कोई भी खर्चा हो, कोई भी संपत्ति हो, जब उसमें डालेंगे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, अब देखो लास्ट है दे रखा है, तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तलपट से केवल इतना ही पता होगा कि भाई दोनों साइड का योग बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब उसमें क्या करते हैं अपन, कैलकुलेशन करते हैं भाई संपत्ति कितने की, लाइबिलिटीज कितने की, दायित्व कितने की। राइट, तो ये अपना इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया, 4th ऑप्शन हो गया। तलपट खाता बही की गणितीय शुद्धता को प्रकट करता है। ठीक है, विशेष तौर से इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट है जो चौथा, नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है अपना, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसको भी देखो, अब इसमें डेप्रेशन का, ऊपर वाले क्वेश्चन में अपन तलपट की विशेषता पढ़ रहे थे, अब इसमें डेप्रेशन का टॉपिक आना चाहिए, तो अपन इसको नॉर्मली समझते हैं। देखो डेप्रेशन क्या होता है, डेप्रेशन से होता है जैसे आप मान लो आपने मशीन लाए, मशीन में क्या आज 10 लाख की लाए, तो हर साल क्या आज 10 लाख की लाए तो क्या वो सिर्फ 2 साल बाद भी वैल्यू क्या 10 लाख ही रहेगी क्या, नहीं रहेगी ना, वो कुछ तो घसती रहेगी, घिस आउट होती रहेगी, टूट फाट होती रहेगा, उसकी वैल्यू डाउन होती रहेगी। तो वो जो वैल्यू डाउन होती रहेगी उसे बोलते हैं डेप्रीसेशन, मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास की विशेषता दी गई है, तो मूल्य ह्रास की विशेषता पे अपन को देखना है कि कौन सी विशेषता सही है, कौन सी विशेषता गलत है। ठीक है, देखो ये पहला ऑप्शन देख रहा है कि ह्रास का प्रावधान प्रबंधकीय विकल्प पर निर्भर करता है। देखो जो कंपनी का एचआरए होता है उसके विकल्प पर थोड़ी डिपेंड करेगा, वो थोड़ी लगाता है ह्रास। जो कंपनी की एक स्टडी होती है, कंपनी के जो कंपनीज लॉ होते हैं उसके अकॉर्डिंग डेप्रेशन लगाया जाता है। जैसे टैक्स वाले हैं तो WTP को मेथड को आप यूज करते हैं, तो डेप्रेशन की 12 विधियां होती है टैक्स उसकी डेप्रेशन लगाने की विधियां, तो उसमें से कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। तो ये प्रबंधक के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि भाई कौन सा डेप्रेशन लगाना है, तो ये गलत हो गया अपना। ह्रास केवल तभी लगाया जाता है जो लाभ हो, ऐसा भी नहीं है, ह्रास तो लगेगा ही लगेगा। अरे भाई कंपनी जब मशीन चल रही है, अब कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको मशीन को थोड़ी पता है कि भाई ये लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो घिसती रहेगी, उसकी वैल्यू शोरूम से उतरते डाउन हो गई तो हो गई। ठीक है, ह्रास लाभों के प्रति एक प्रभार है। वेरी गुड, यही है इसका आंसर। क्यों है समझाऊंगा मैं, पहले चौथे ऑप्शन को समझ लीजिए आप। ह्रास लाभों का विनियोजन है। देखो 2 ही चीजें हैं, देखो एक तो होता है नियोजन और एक होता है प्रभार यानी चार्ज। देखो जब कोई भी चार्ज होता है तो वो खर्चा होता है, कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो डजंट मैटर, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, वो खर्चा चार्ज होगा तो होगा। तो डेप्रिसिएशन वही है कि खर्चा होगा तो होगा, तो इसलिए उसको P&L के डेबिट साइड में दिखाते हैं, इसलिए वो लाभों का क्या है, वो चार्ज है, वो नियोजन नहीं है। ठीक है, नियोजन क्या होता है कि जब प्रॉफिट होते हैं तभी जीते हैं। नियोजन क्या होता है, जितने भी पार्टनर के पर्सनल जो होते हैं, जैसे पार्टनर को सैलरी दी, पार्टनर को कमीशन दिया, पार्टनर को जर्नलिज्म में ट्रांसफर किया, तो ऐसी चीजें क्या होती है, नियोजन होती। ठीक है, तो इसमें नियोजन नहीं होगा, वो अपन जो P&L एप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे उसमें आपको
बताएंगे। तो इसमें आंसर कौन सा हो गया? तीसरा, क्योंकि लाभों का क्या होता है? प्रभार होता है। मैंने क्या बोला? कंपनी को चाहे लॉस हो रही हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये खर्चा चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन, और एक इसकी विशेषता हो डेप्रिसिएशन की जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नॉन कैश आइटम है। यानी आप सोचो, आप देखो किसी व्यक्ति को आपने मजदूर रख रखा, उसको सैलरी दी, मजदूरी दी, आपने रिपेयरिंग का खर्चा दिया, लाइटिंग का बिल दिया, सब आपको कैश जा रहा है आपके पास से। लेकिन डेप्रिसिएशन के पास से क्या जा रहा है बताओ आप? आज 10% आपने मेथड अपना रखा WTP, और 10% आपने WTP मेथड के डेप्रिसिएशन लगा दिया, 10 लाख की 10% हो गया, ठीक है। उसका आपने, तो क्या आपके जेब से पैसा गया क्या? नहीं गया। तो इसलिए नॉन कैश आइटम है। संस्था में एक ऐसा आइटम है जो नॉन कैश आइटम है, ठीक है। और मैं आपको 3-4 आइटम ऐसे बताऊंगा जो नॉन कैश है, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि डेप्रिसिएशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नॉन कैश आइटम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, कि निम्न में से कौन सा व्यय संयंत्र तथा उपकरण की अधिग्रहण लागत में शामिल नहीं किया जाता? ये क्या बोल रहा है कि इक्विपमेंट क्या होता है कि उपकरण कोई भी हो सकता है, मशीन हुई, फर्नीचर हुआ, जितनी भी हुई, उसको अधिग्रहण लागत की, यानी उसको अपन स्टेबल कर रहे हैं, उसमें कौन सी जो ऐसी लागत है उसको शामिल नहीं किया जाता। देखो ये क्या होता है? स्थिर रचना व्यय, यानी कॉस्ट ऑफ जो प्रिपरेशन करते हैं, यानी जो अपन स्थापना करते हैं उसका व्यय शामिल किया जाता है। उसी बात है भाई, अपन जैसे मान लो कोई मशीन लाए तो उसका किराया, भाड़ा, उसको स्टेबल तक का करता, स्थापना तक का व्यय पूरे क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय होते हैं, तो ये शामिल किया जाएगा, ठीक है। यानी पहला सही हो गया, ठीक है। देखो, और तीसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, वितरण और स्थगन प्रभार, यानी डिलीवरी और हैंडलिंग चार्जेस, यानी जो डिलीवरी का मैंने बोला कि डिलीवरी जितने भी करेंगे, सपोज दैट अपन दिल्ली से मशीन लाए, फिर अपना बिजनेस मान लो सपोज दैट अलवर में है, तो फिर अलवर में उतरा वो माल, फिर अलवर से अपन बिजनेस तक लेके गए, तो वहाँ के सभी खर्चे जो स्टेबल करते हैं, डिलीवरी चार्ज वगैरह सब उसके खर्चे वो सब शामिल होंगे। स्थापना व्यय वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो गई, मान लो किसी उसको भारी मशीन है, उसको इंजीनियर बुला रहे हैं अपन, उसको मजदूरी देनी पड़ेगी, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उसको फीस देनी पड़ेगी, वो सभी जब तक पुट टू यूज, जब तक नहीं वो रेडी हो जाती, जब तक कितने खर्चे होते हैं वो पूरे किसमें? अधिग्रहण लागत में शामिल होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है कि संयंत्र उपकरणों को प्रयोग में आने तक के बाद की अवधि के उपगत लागतें, यानी कहने का मतलब वो प्रयोग में आ गई, मशीन चालू हो गई, अब उसके बाद में जितने भी खर्चे होंगे, उसका रिपेयरिंग का खर्चा, उसका नट बोल्ट ढीला हो गया, उसका पट्टा टूट गया मान लो किसी मशीन का, तो वो जितने भी खर्चे होंगे वो किस में शामिल होंगे? आपके इसमें शामिल नहीं होंगे, वो बाद की कॉस्ट अधिग्रहण में शामिल नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 2 आंसर हो गया। बात समझ में आ गया? लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। 10th क्वेश्चन आ गया। 10वां क्वेश्चन देखो आप, एक ह्रास संपत्ति का अपरिचालन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? कहने का मतलब ये है कि कोई एक ह्रासमान संपत्ति यानी ऐसी संपत्ति है जिसका डेप्रिसिएशन लगता हो, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगेगा, जितनी भी स्थायी संपत्ति उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उसमें क्या बोल रहा है कि ये ऐसी क्या चीज हो गई जो अप्रचलन, यानी वो उस चलन से ही बाहर हो गई। किन किन चीजों से बाहर हो सकती है? यानी प्रौद्योगिकी परिवर्तन आ गया, यानी आपके जैसे मान लो कोई मशीन है, वो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई उस मशीन की, पहले वो 5 प्रोडक्ट बना रही थी, अब ऐसी मशीन आ गई, रोबोट आ गया, तो उससे 10 आइटम्स बन रहे हैं, तो ये भी है, बिल्कुल सही है। उत्पादन विधि में सुधार हो गया, यानी आपने उत्पादन विधि ही चेंज कर दी, कोई ऐसी विधि अपना ली, क्योंकि पहले HR था, उसने बोला इस विधि से चेंजेस होगा, बोला नाइट शिफ्ट भी चलेगी, तो उत्पादन की विधि अपन ने चेंज कर दी। पहले तो अपन डे में ही चला रहे थे, अब मशीन अपन को रात में भी चलानी है, तो ऐसी मशीन चाहिए, कम लाइट वाली चाहिए, तो उत्पादन विधि में भी चेंज हो गया, तो वो भी इस पे प्रभाव पड़ेगा। उत्पादों और सेवाओं के लिए बाजार की मांग में परिवर्तन, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो आपका प्रोडक्ट की जो उत्पादन की जो मांग थी कि भाई ऐसे प्रोडक्शन नहीं करना, अदर तरीके से प्रोडक्शन करना है, तो वही मांग चेंज हो गई, उपभोक्ता की मांग चेंज होगी, तो भी परिवर्तन करने का। वैधानिक और अन्य प्रतिबंध, सपोज दैट मशीन पे ऐसे कोई इंस्ट्रक्शन लग गए गवर्नमेंट की तरफ से कि ये मशीन आज के बाद में यूज नहीं ली जाती। जैसे आप कार लेके आए, 15-15 साल हो गई, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा कोई नियम निकाला कि भाई 15 साल पहले, 9 साल पहले पुरानी कार अब नहीं चलेगी, ऐसे उनकी नहीं चलेगी, तो वो ये भी परिवर्तन है। तो इन सभी कारणों से जो आपकी मशीन है, जो आपकी स्थायी संपत्ति है, वो बाहर हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2 आंसर, यानी सभी इसके लॉजिक बनते हैं, सभी तर्क है, ये सभी आंसर सही है, इसके कारण एक ह्रासमान संपत्ति बाहर हो सकती है। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही। हम 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, पूरे टोटल 25 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी क्वेश्चन है उसको सॉल्व आउट करेंगे। अब जो हमारे जो चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारी जो क्लास आपको पसंद आ रही थी उसको लाइक करें, शेयर करें, और आगे भी आप जैसे अपने दोस्तों को कि उनको बोले कि क्लास देखें, ठीक है। थैंक यू क्लास। आप